अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस रमन। आज हम अपने जियोग्राफी के लेक्चर में जो है पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसके ऊपर दोबारा से डिस्कस करने जा रही हूँ ताकि आपको कोई इशू हो तो वो आपका सॉल्व हो जाए और आपको अपने पेपर में कोई मुश्किल पेश ना आए और आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है तकसीमी नक्शों की बुनियाद पर बहस और दूसरा है मोदजुज़ अकबर और असगर के बारे में आज हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। सवाल है हमारे पास, तकसीमी नक्शों की बुनियाद पर बहस करें। जवाब है तकसीमी नक्शों के 2 इकसाम नौईती नक्शे और मिकदारी नक्शे हैं। नौईती नक्शे क्या हैं? नौईती नक्शों पर मौज किसी चीज़ की पैदावार जाहिर की जाती है। नौईती नक्शे जो होते हैं इनके ऊपर जो है सिर्फ पैदावार को जाहिर किया जाता है, लेकिन जिसमें मिकदार नहीं बताई जाती। नौईती नक्शों पर पैदावार को तो जाहिर किया जाता है, लेकिन मिकदार को वाज़िया नहीं किया जाता। मिकदारी नक्शे क्या हैं? ऑन द अदर हैंड मिकदारी नक्शे क्या हैं कि मिकदारी नक्शे में किसी चीज़ की कमोबेश मिकदार जाहिर की जाती है। उसकी कमोबेश यानी जो है 19-20 का फ़र्क उसमें होगा कमोबेश के अंदर। और मिकदारी तकसीमी नक्शों की बनावट के लिहाज से इसे 2 इकसाम में जो है बयान किया गया है। इसकी 2 इकसाम हैं जो हैं नकाती नक्शे और शेडिंग वाले नक्शे। फिर सुनिएगा, मिकदारी नक्शों में किसी चीज़ की कमोबेश मिकदार जाहिर की जाती है। मिकदारी तकसीमी नक्शों की बनावट के लिहाज से 2 इकसाम हैं, नकाती नक्शे और शेडिंग वाले नक्शे। नकात का तरीका क्या है कि जब किसी इलाका की आबादी की तकसीम या ज़रूरी पैदावार को नक्शों पर दिखाना हो और इसके लिए किसी ख़ास मुद्दत के मुताबिक अदाद शुमार दिए गए हों तो इनको नक्शों पर ज़ाहिर करने के लिए नकातों का तरीका इंतहाई मौजूद तसव्वुर किया जाता है। यानी कि जब किसी इलाके की आबादी, उसकी जो है वहाँ की जो आबादी है वहाँ पे लोग रहते हैं, उस आबादी की तकसीम या उनकी जो ज़रूरी पैदावार है उसको नक्शों पर दिखाना हो तो दिखाना हो और इसलिए किसी ख़ास मुद्दत के मुताबिक अदाद शुमार जो दिए गए होते हैं तो इनको नक्शों पर ज़ाहिर करने के लिए नुक्तों का तरीका इंतहाई जो है ईज़ी तसव्वुर किया जाता है, अच्छा समझा जाता है। इस किस्म के तकसीमी नक्शों को तैयार करने के लिए मुतलका हाले को हाके, यहाँ पे हाले नहीं, हाके को छोटे छोटे हिस्से यानी टाउन जो है इजला, तहसीलों और सूबों, यानी कि वहाँ पे छोटे छोटे कब्ज़ों, टाउन, तहसीलों, सूबों में तकसीम कर लिया जाता है। अदाद शुमार के लिहाज से नुक्तों का ऐसा पैमाना मुकर्रर किया जाता है जिसमें नुक्तों की तादाद बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। यानी जब किसी चीज़ को नुक्तों का ऐसा पैमाना मुकर्रर किया जाता है अदाद शुमार को ज़ाहिर करने के लिए, ना तो नुक्तों की तादाद उसमें ज़्यादा हो और ना ही उसमें नुक्तों की तादाद जो है वो कम हो। दूसरा तरीका जो है मिकदारी नक्शे का वो है शेडिंग का तरीका, के बाज़ औक़ात किसी मुल्क की आबादी या मुख्तलिफ एशिया की पैदावार को नक्शे पर ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रंग या एक ही रंग के मुतल्लिक हल्के या गाढ़े शेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी मुल्क की, जैसे पाकिस्तान की जो है मुल्क, उसकी आबादी को, उसकी अशिया को, उसकी पैदावार को नक्शे पर ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रंग पर हम सकते हैं या फिर जो है हम एक ही रंग के डार्क एंड लाइट कलर्स के ज़रिए, शेड्स के ज़रिए हम चीज़ शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उसमें पाकिस्तान की आबादी को ज़ाहिर कर रहे हैं तो हम ग्रीन कलर से कर सकते हैं। अगर हम उसमें उसकी पैदावार जो है, ज़राअत की पैदावार, उसके बारे में हम जो है मकई की पैदावार के बारे में, गन्ने की पैदावार के बारे में या उसकी लोगों की आबादी के बारे में जब बात कर रहे होंगे तो हम उसको मुख्तलिफ रंगों या एक ही रंगों में, गाढ़े या जो है हल्के शेडों में उसको बता सकते हैं। इसी तरीके की सबसे बड़ी हामी ये है कि किसी शय की मिकदार तकसीम के लिहाज से यकसा मालूम नहीं होती।
यानी कि बराबर मालूम नहीं होती। अमूमन वक्त और जगह के लिहाज से इस मिकदार में कमी बेशी होती रहती है, यानी छोटी सी कमी रह जाती है। बाज़ औक़ात ज़रूरी पैदावार ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ों, दरियाओं और झीलों वगैरह पैदावारी इलाकों को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मदोजुज़ अकबर और मदोजुज़ असगर पर नोट तकरीर करें। मदोजुज़ अकबर क्या है? सबसे पहले कि ज़मीन सूरज के गिर्द और चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। ज़मीन किसके गिर्द? सूरज के गिर्द। और चाँद किसके गिर्द? चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। इस गर्दिश के दौरान कमरी के महीने में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चाँद ज़मीन और सूरज एक ही लाइन में आ जाते हैं। ऐसा एक मरतबा चाँद की पहली तारीख यानी 9 और दूसरी मरतबा चाँद की 14वीं तारीख को होता है। यानी कि ऐसा एक मरतबा होता है कि चाँद की पहली तारीख 9 को और दूसरी मरतबा जो होता है वो चाँद की 14वीं तारीख को होता है कि चाँद ज़मीन और सूरज एक ही लाइन में आ जाते हों। चाँद और सूरज की मुश्तरका कशिश की वजह से समुंदर में मामूली से ऊंची लहरें पैदा होती हैं। इन्हें मदोजुज़ अकबर कहा जाता है। और मदोजुज़ असगर क्या है कि कमरी महीने में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चाँद और सूरज ज़मीन के साथ ज़ाविया 90 बनाते हैं। यानी कमरी लूनर कैलेंडर में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चाँद और सूरज जो हैं वो ज़मीन के साथ मिलकर 90 का एंगल बना जाते हैं। ऐसा चाँद की 27वीं और 21वीं तारीख को होता है। ऐसा चाँद की 7वीं और 21वीं तारीख को होता है। और दोनों की कशिश एक दूसरे पर असर अंदाज, यहाँ पे अचर अंदाज लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिलेबस मिस्टेक है, यहाँ पे आना है असर अंदाज होती है और समुंदर में मामूली से नीची लहरें पैदा होती हैं। इन्हें मदोजुज़ असगर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज़ भी आपको लाजमी हल करना होगा। इसका क्विज़ जो है टेस्ट पेपर की सूरत में होगा, जो कि 5 तारीख को आपका फर्स्ट ऑनलाइन पेपर होगा। आपको 50 क्विज़ आएंगे जो MCQs हैं। आपका एक MCQ जो है वो 2 मार्क्स का होगा। आई मीन टू से कि आपके 25 MCQs होंगे, जो कि एक MCQ 2 मार्क्स का होगा। इसी तरह ही आपका एक टेस्ट पेपर जो है वो 50 मार्क्स का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जो रिवीजन लेक्चर्स में पढ़ाया गया है टेस्ट पेपर बिल्कुल उन्हीं में से हो। टेस्ट पेपर जो है आपके फर्स्ट टाइम के ओवरऑल सिलेबस में से बना है। आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करनी होगी ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इन बात में से या किसी सिलेबस में से पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के किसी बात की कोई समझ ना आ रही हो या सिलेबस को लेके कोई आपको इशू चल रहा हो तो आप कैंपस 1 में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका मसला सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको समझाया भी जाएगा और आपको बता भी दिया जाएगा आपका मसले के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।